आज हम ये देखेंगे कि महानगरीय बोध का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है और महानगरीय बोध आम आदमी के जीवन में किस तरीके से समाहित है और हम महानगरीय बोध के दायरे में कितना आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और सामान्य जीवन व्यतीत करती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिकीकरण ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है, जिससे व्यक्ति शिक्षा, जीविकोपार्जन, आधुनिक जीवन के आकर्षक एवं बेहतरीन अवसर की तलाश में नगरों की ओर आकृष्ट हुआ और इससे ग्राम व्यवस्था की तलाश में नगरों की ओर आबादी के मुख्य केंद्र बिंदु हो गए। यही कारण है कि 1951 में जो शहरी आबादी लगभग 6.27 करोड़ थी, वही 2001 तक आते आते 29 करोड़ तक जा पहुंची और अगले 21 वर्षों में भी लगभग 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, ऐसा लगता है। मनुष्य द्वारा गांव से किए गए पलायन का निष्कर्ष ये निकला कि देखते देखते हमारे नगर महानगर बन गए, जहां अपार भीड़ होने के साथ आया अजनबीपन, बेगानापन और अन्य समस्याएं, जहां सभी लोग अपने अपने काम धंधों पर जाते हैं, परंतु उनमें उलझकर पूरी तरह यांत्रिक हो जाते हैं, भावनाहीन हो जाते हैं, संवेदन शून्य हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पहले तो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत मॉडर्न हो गया है, आधुनिक हो गया है या आधुनिक वो बनना चाहता है। इसीलिए शहरीकरण भी महानगरीकरण के चक्र को तीव्रता प्रदान करता रहा है। नगर का उत्तरोत्तर विकास ही अपने क्षेत्र को महानगर के रूप में परिवर्तित कर देता है। महानगर को देश की प्रशासनिक, सांख्यिकीय और परिस्थितिगत तत्वों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। इसलिए महानगरीय अवधारणा को और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए उसे अधिक विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। महानगर शब्द अंग्रेजी के मेट्रोपॉलिटन का हिंदी पर्यायवाची माना जाता है। इस शब्द यानी मेट्रोपॉलिटन की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मेट्रोपॉलिटन शब्द से हुई है, जो कि सामाजिक शब्द मेटर तथा पोलिस शब्दों के योग से बना है और ग्रीक साहित्य में इन शब्दों का अर्थ है नगर। इसलिए ग्रीक साहित्य में मेट्रोपोलिस का अर्थ हुआ मातृ नगर, यानी इनका अर्थ है माता या नगर के रूप में इसे लिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मेट्रोपोलिस का अर्थ लिया जाता है मातृनगर। महानगर को परिभाषित यदि किया जाए तो उसे विभिन्न परिभाषाओं में बांधा जा सकता है, जैसे महानगर केंद्र स्वयं में एक वर्ग होते हैं, जहां बड़े पैमाने पर उपयोग और बड़ी संख्या में व्यक्तियों, माल, सेवाओं और सूचनाओं का आवागमन होता रहता है। जबकि बोध शब्द बुद्ध धातु में घंग प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में दिया गया है जानकारी, ज्ञान, विचार, बुद्धि, समझ, जागृति, सांत्वना, खिलना, निर्देश, अनुमति, उपाधि, संज्ञा आदि। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है
कि किसी पदार्थ के स्वरूप को मन में बैठाना और इंद्रियों द्वारा अनुभव करना बोध है। यहां महानगर के स्वरूप को मन में बैठाकर इंद्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना ही महानगरीय बोध कहलाएगा। महानगरीय बोध की अवधारणा जो है वो आधुनिकतावादी अवधारणा से संबंध रखती है, क्योंकि महानगरों को विकसित करने का श्रेय आधुनिकता को ही दिया जाता है। इसलिए महानगरीय अवधारणा को व्याख्यायित करने के साथ साथ हम आधुनिकीकरण को भी व्याख्यायित करते हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द में डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिकतावाद के बारे में लिखा। मैं यहाँ पे उनका उद्धरण ज्यों का त्यों ले रही हूं। आधुनिकतावाद की व्याख्या करने की जितनी ही कोशिश की गई है वो उतनी ही अव्याख्येय बनती गई। हिंदी में इसे लेकर काफी बहसें हुई, धारावाहिक और लेख लिखे गए, गोष्ठियां हुई, लेकिन अजगर की तरह वह अडिग बना रहा। जो व्याख्याएं प्रस्तुत की गईं वे परस्पर विरोधी, अपर्याप्त और अधूरी हैं। कोई इसे प्रक्रिया कहता है तो कोई इसे आत्मचेतना कहता है, कोई इसे क्षणवाद से जोड़ता है तो कोई शाश्वतता से जोड़ता है, कोई इसे इतिहास से संबंधित मानता है तो कोई इसे इतिहास से मुक्त मानता है। यानी इतिहास मुक्त मानने वाले इसमें अधिक हैं, किंतु इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार आधुनिकतावाद के संदर्भ में जिस मानवीय संकट, मूल्यहीनता, अनास्था, आकंठ अवसाद, भय, आशंका, संशय, अनिश्चय, क्षोभ, आक्रोश, व्यंग्य और विद्रूपता, विडंबना और अजनबीपन की बात यहाँ पे की गई, उसका संबंध जितना विश्व युद्ध की त्रासद स्थिति से है उतना ही शीत युद्ध की राजनीति से भी है, जिसके पीछे पूरा यूरोप दो खेमों में बटा हुआ था। और इस संबंध में धनंजय वर्मा जी ने लिखा है कि संप्रति आधुनिकता को आधुनिकतावाद के समरस कर दिया गया है और वो राजनीति निरपेक्ष शुद्ध कलावादी आंदोलन है। पश्चिमी पूंजीवादी देश इस आधुनिकता के प्रचारक हैं और इसके विपरीत समाजवादी और साम्यवादी देशों का साहित्य यथार्थवाद पर जोर देता है। आधुनिकतावाद विश्रृंखलित मानसिक स्थितियों का आत्मपरक वर्णन करता है, जबकि यथार्थवाद एक स्वस्थ और नए मनुष्य की रचना करना चाहता है। तो अब चर्चा की जाए आगे आधुनिकता से जुड़े हुए बिंदु महानगरीय बोध की। आधुनिकतावादी अवधारणा को हिंदी में भी महानगरीय बोध से संबद्ध किया गया और आधुनिकतावादी साहित्य में महानगरीय बोध की गहन अभिव्यक्ति भी हुई है और इसे पश्चिमी आधार के रूप में ही देखा गया है। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है, पश्चिमी मन स्थिति और उसकी मूल्यों की संक्रांति की परिस्थिति को भी आधुनिक युग बोध के रूप में माना गया है और इधर भौगोलिक सीमाएं संकुचित होती गई हैं, देश निकट आते गए हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और उसके पीछे आर्थिक नीतियों के कारण एक ओर बौद्धिकों का वर्ग और लेखन का संदर्भ स्वीकार करता रहा है और
वो ये भी स्वीकार करता है कि पश्चिम की इस परिस्थिति और संक्रांति को आधुनिकता का प्रमाण मानकर उसे अपने अनुभव और लेखन में हमें इसे ढालना चाहिए, क्योंकि पश्चिम की परिस्थिति का अधिक एहसास महानगरों में हो सकता है। इस कारण ऐसे लेखक महानगर के जीवन और उसके अनुभव को ही साहित्य में आधुनिकता की कसौटी मानकर चलते हैं। तो डॉक्टर रघुवंश ने जो कहा उसका विश्लेषण हम इस रूप में कर सकते हैं कि आधुनिक युग बोध पश्चिमी देशों की ही देन है, यानी महानगरीय बोध पश्चिमी देशों की देन है। और इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि इस आधुनिक बोध और महानगरीय बोध के कारण भौगोलिक सीमाएं संकुचित हो गई हैं, विभिन्न देश निकट आ गए हैं। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और पीछे की आर्थिक नीतियों के कारण एक बौद्धिक वर्ग का विकास हो गया है, जो आधुनिकता बोध को प्रामाणिक मानकर अपने अनुभव और लेखन का संदर्भ स्वीकार करके महानगर के जीवन और उसके अनुभव को ही साहित्य में आधुनिकता की कसौटी मानकर चलता है और महानगरीय बोध के रूप में पहचाना जाता है। डॉक्टर रघुवंश ने इस संदर्भ में महानगरीय बोध वाली आधुनिकतावादी अवधारणा को पश्चिमी प्रभाव से माना और लिखा आगे कि भारतीय महानगरों की स्थिति पश्चिमी महानगरों से भिन्न है। पश्चिम के महानगर लंदन, पेरिस, प्राग, बर्लिन और मॉस्को किसी को ले सकते हैं और अपने देश की व्यापक तथा विशिष्ट परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने सारे विश्व नगर होने के माहौल में वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, परंतु हमारे नगर पश्चिमी प्रभाव में विकसित हुए हैं और अपने विकास काल में एक विशेष प्रकार के हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो डॉक्टर रघुवंश की इस मान्यता से प्रकारांतर में यह ध्वनित होता है कि एक तरह से पश्चिमी आधुनिकतावाद भारत के देशकाल और वातावरण की परिस्थितियों से रोपित तो है, किंतु उसका कोई सृजित रूप हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं होता और उनकी इस मान्यता से पूरी तरह से सहमत भी नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव के अलावा भी स्वयं की समस्याएं होती ही हैं। चूंकि सबसे पहले आधुनिकीकरण महानगरों का ही होता है, इसलिए आधुनिकता की भयावहता का बोध हिंदी की आधुनिकतावादी कृतियों में देखा जा सकते हैं। साथ ही पश्चिमी आधुनिकतावाद का स्वरूप भी हमारे सामने निकलकर आता है। इस संदर्भ में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी ने अपने विचार प्रकट किए कि नगर गांव के द्वंद्व, नगरीकरण, औद्योगिकरण, समाजों का निर्माण, प्रजातांत्रिक ध्रुवीकरण, संयुक्त परिवारों का विघटन, मौन स्वातंत्र्य की लहर, मनोलोक की जटिलताएं, अकेलापन, असुरक्षा, आत्मनिर्वासन आदि ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर हिंदी लेखकों की रचनाओं में ये देखने को मिलते हैं। आधुनिकता की विभिन्न आकृतियां जो यूरोपीय समाज में कल तक बहुत तीव्र थीं, सांस्कृतिक संक्रमण के रास्ते भारतीय रचना भूमि की आधार भी बनी और उन्हें पश्चिमी अनुकरण या विधर्मी चीज मानने की गलती करना उचित नहीं होगा और विमानवीकरण की जो प्रक्रियाएं प्रत्यक्षतः यूरोपीय या पश्चिमी जनमानस को भोगनी पड़ रही हैं, अजनबीपन या अकेलापन उसका एक वैश्विक प्रभाव धारा है। तो गंगा प्रसाद विमल जी के इस कथन में हमें ये देखने को मिलता है कि महानगरीय बोध की समस्या आज के युग में
विकराल रूप ले चुकी है। वो पश्चिमी देशों की देन नहीं है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति भी स्वयं को अकेला रखना चाहता है। समाज में रहते हुए स्वयं को अजनबीपन से युक्त मानता है, क्योंकि वो अधिक की चाह में अपना गांव, घर, परिवार सब कुछ त्याग कर अकेला रहने के लिए अपनी सीमाएं निश्चित कर लेता है। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो व्यक्ति को अकेलापन, अजनबीपन, आंतरिक द्वंद्व, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि की समस्याओं का सामना करना निश्चित रूप से पड़ेगा, और इसके लिए पश्चिमी अनुकरण को पूरी तरह से हम गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हमारे महानगर पश्चिमी महानगर हो गए थे, यानी पूरी पश्चिमी सभ्यता से जुड़ गए थे। और पश्चिम जैसी स्थिति भारतीय समाज की और भारतीय महानगरों की भी इस समय चल रही है। निश्चय ही हमारी स्थिति पश्चिम की स्थिति से कुछ भिन्न थी कि हम अपने संस्कारों से जुड़े हुए थे, लेकिन इस समय महानगरीय बोध के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस समय महानगरों की स्थिति ये हो गई है कि हम अपने आप को भी उसमें गुम हो जाता हुआ पाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि हम इतने पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित अपने नगरीय सभ्यता और महानगरीय सभ्यता में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हम अपना अस्तित्व भी लगभग खोते जा रहे हैं। तो बदलते मन और परिवेश के संक्रमण वाले परिवेश, बोध और अनुभूति को आज ही नहीं वरन हर संवेदनशील कहानीकार ने इसे स्वीकारा है। अपने समय, समाज और मन के वास्तविक संक्रमण के अन्वेषण की प्रक्रिया में ही हर कथाकार, हर साहित्यकार, हर रचनाकार आधुनिक हो गया है। तो आधुनिकता बोध और महानगरीय बोध एक दूसरे से संबंधित है, और महानगरीय बोध की समस्याओं को हर संवेदनशील साहित्यकार ने, कहानीकार ने, उपन्यासकार ने स्वीकार किया है। और वो कथा साहित्य का सृजन करते समय अपने हृदय की सुनता है, और उसके द्वारा ही वो ये हमें प्रतीत कराता है कि प्रत्येक रचनाकार संवेदनशील होने के साथ साथ आधुनिक होगा, आधुनिक बनेगा, या आधुनिक समस्याओं को निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तभी हम अपने समाज में होने वाली विभिन्न महानगरीय समस्याओं, आधुनिक समस्याओं से परिचित हो पाएंगे। उसकी रचना में आधुनिकता का यदि पुट नहीं हुआ तो उसकी रचना का उसके साहित्य का, उसकी रचना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सहृदय रचना के साथ ही तादाद में तभी स्थापित कर पाता है जबकि उस रचना का संबंध और उस रचनाकार का संबंध समाज को लेकर रचना में पिरोते हुए जनता तक या सहृदय तक पहुंचने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिकतावादी सृजनशीलता ने पश्चिमी आधुनिकतावादी सृजनशीलता को किस तरह स्वीकार किया है और उसका क्या उत्तर दिया जाए। तो रमेश चंद्र शाह जी ने इस संदर्भ में एक प्रश्न उठाया कि हमारे समय की आधुनिक चुनौतियां क्या हैं और पश्चिम की सृजनशीलता से प्रभावित हमारी संवेदना ने अपने संस्कारगत अस्तित्व और परिवेशगत यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में उन चुनौतियों का प्रत्युत्तर किस तरह ढूंढा या दिया है। तो जब रमेश चंद्र शाह जी इस आधुनिकतावाद की सृजनशीलता के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं तो उसका कारण भी बहुत ही स्पष्ट, सीधे और सरल शब्दों में व्यक्त वे करते हैं कि यूरोपीय आधुनिकतावाद से बहुत ज्यादा संतुष्ट और प्रभावित हमें नहीं होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने आगे अपना विचार प्रकट किया कि यूरोप में आधुनिकता की एक बुनियादी शर्त मान ली गई है ध्वंस, पतन, विघटन के कारण होने वाले उसके विभिन्न प्रयास और ऊपर से आरोपित जीवन मूल्यों के प्रति विरोध। तो ये जो विरोध जब निकल के आता है तो
ये हमें पता चलता है कि हम अपनी संस्कृति से कितने जुड़े हैं। हम एकदम से अपने संस्कारों से विद्रोह कर दें, हम अपने संस्कारों को बिल्कुल तिलांजलि दे दें, हम अपने आदर्शों को बिल्कुल न माने, तो ये जन्म किसको देता है? विभिन्न प्रकार की समस्याओं को, संत्रास को, और विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी कठिनाइयों को और ऐसे समस्याओं को जिनका निराकरण करना कुछ मुश्किल सा जान पड़ता है। तो इस संदर्भ में भारतीय शहरों का औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण होना और साहित्य का उससे जुड़ना, विभिन्न प्रकार के वादों का उत्पन्न होना, जिनमें महानगरीय बोध भी एक है। तो आलोचकों द्वारा आधुनिकतावाद के संदर्भ में महानगरीय और नगरीय बोध से जोड़कर इसे देखा जाना एक बहुत सुंदर प्रयास होगा कि उन्होंने इन समस्याओं को महानगरीय बोध नाम देकर और उसको आधुनिकता से जोड़कर अपने विचारों को खुलकर प्रकट किया है और इसे एक विमर्श के रूप में व्याख्यायित किया है, जो आज के जनता के लिए, जो साहित्य में रुचि रखता है और आज के रचनाकारों के लिए एक प्रेरक का कार्य कर रहा है कि वो हम आम जनता को इस समस्याओं से परिचित कराने का माध्यम साहित्य को बना रहा है। आधुनिकतावाद के संदर्भ में महानगर का योगदान कम नहीं है। स्वयं साहित्य में आधुनिकतावाद के संदर्भ में विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, विभिन्न महानगरों का, शहरों का कम योगदान नहीं है और पश्चिमी महानगरों लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, बर्लिन और भारत के मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर ये विभिन्न प्रकार के बिंदुओं की तरफ, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की तरफ, विभिन्न प्रकार के विमर्शों की तरफ और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति एक आम आदमी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं और यही महानगरीय बोध की अवधारणा है और उसका स्वरूप हम समझ पाते हैं इसके अंतर्गत।